बोलिए कानागढ़ कोए फिजा के मूनलाइट महावीर भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीत सागर जी महाराज की किसी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी कि तुम्हारे पास में यदि 2 पैसे हों तो 1 पैसे से रोटी खरीदना और दूसरे पैसे से फूल। रोटी तुम्हें जीवन देगी और फूल तुम्हें देगा जीवन जीने की कला। इसलिए फूलों के माध्यम से भी हम कांटों में रहकर मुस्कुराना सीख सकते हैं। बस यही हमारा जीवन होना चाहिए। लोग जी तो रहे हैं लेकिन जीवन के नाम पर उसको बस ढो रहे हैं। जीवन क्यों मिला यह हम कभी सोचे ही नहीं। जीवन को मुस्कुराते हुए जीना है, क्योंकि जिस्म तो बहुत संवर चुके, जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए ना साथ से, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। यह हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में हमने इस फूल की कीमत समझी ही नहीं। यह जीवन रूपी फूल है। उस फूल को हमें तोड़कर यूं ही फेंक देना है या उसकी खुशबू से चारों तरफ इस जग को महकाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर है। गुरुजी ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है कि हंसो हंसाओ, हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं इतिहास हो। बस ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो। इस जीवन को जो मिला वह हमारा इतिहास हो। हम क्या कर रहे हैं? किसी पर तो बहुत हंस रहे हैं, किसी के साथ नहीं हंस रहे। जबकि किसी के साथ तुम जी भरकर हंसो लेकिन किसी पर कभी ना हंसो। अगर किसी पर हंसेंगे तो निश्चित रूप से वह हमें कर्म का बंध कराएगी। तो इतिहास हमारा ऐसा हो कि हम खुद भी हंसें और दूसरा भी हंसे। ऐसा ही इतिहास था हमारा, लेकिन उस इतिहास को हम भूल चुके हैं। यदि वह इतिहास हमारा पुनः लौटा लें, आओ आओ अब लौट चलें। संजय भैया, आचार्य श्री जी का एक ब्रांड एम्बेसडर हुआ इंदौर में कि आओ आओ अब लौट चलें, क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए हैं गलत दिशा में। ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति था, वो ट्रेन से सफर कर रहा था और ट्रेन में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, सामने की सीट पर एक बुढ़िया बैठी और इस तरफ वो युवा बैठा। लेकिन वो युवा रो रहा था। बुढ़िया ने सोचा कि अपने सगे संबंधियों का बिछो हुआ है, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। वह तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद में उस बुढ़िया से भी रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, बेटा रो क्यों रहा है? और अक्सर ऐसा होता है, कोई सांत्वना देने के लिए कोई पहुंचता है या पूछता है तो अध्यक्ष जी और तेज हो जाता है। बस ऐसा ही उस युवा के साथ में हुआ। वह युवक और तेज तेज रोने लग गया जैसे ही अम्मा ने पूछा। अब अम्मा से रहा नहीं गया,
उसने थोड़ा हिलाते हुए बोला कि बेटा क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है इतनी देर से। उसने अपने घुटनों पे से सिर उठाया, अम्मा को ऊपर से नीचे से देखा, नीचे तक, और फिर वापस रोना शुरू। अब अम्मा भी रोना शुरू कर दी। अब रोआ थोड़ी दूसरे का रोना देखा जाता है, संवेदनशीलता तो रहती ही। अब जब रोने लगी तो उससे रोते रोते पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है, बात क्या हो गई। बोले अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया। अम्मा ने अपना सिर ठोका, अरे गलत ट्रेन में बैठ गया तो रो क्यों रहा है, कई बार रुक चुकी है ट्रेन, तो अगले स्टेशन पे उतरना और सही ट्रेन में बैठ जाना। तब उस युवक ने कहा, अरे अम्मा यही तो रोने का कारण है कि ये मैंने कई बार सोचा कि मैं उतर जाऊं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर में पूरा डब्बा खाली है, रिजर्वेशन का ज़माना है, और रिजर्वेशन के ज़माने में अब मैं सोच रहा हूँ दूसरी ट्रेन में बैठूंगा तो वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज के इंसान की यही हालत हो रही है। वह आप लोगों का जो ये गृहस्थी का डब्बा है ना, ये छूटता नहीं। बोले महाराज जी कई बार सोचा, लेकिन रोना तो रोते हैं, लेकिन ट्रेन बदलने को तैयार नहीं होते। सदगुरु समझा रहे हैं, बेटा रो क्यों रहा है, अरे फिर से दूसरी ट्रेन में बैठ जा। लेकिन वो छूटता नहीं है, क्योंकि ये डब्बा ही ऐसा है। इस डब्बे में एक बार जो बैठ गया, वो तो यही देखता है कि महाराज जी यहाँ पर रिजर्वेशन का जमाना, आराम खाली बैठे हुए हैं, आराम से बिल्कुल अटैच हो रखे हैं। ऐसे अटैचमेंट से केवल रोते रहेंगे, मुस्कुराने का तो काम ही नहीं होगा। हमें जिंदगी में मुस्कुराना है, और मुस्कुराना है तो आपको आज की 4 बातें याद रखना है। और वो 4 बातें कौन सी है? पहला तो मैंने बता दिया कि इतिहास अपन को याद रखना है। समझ में आ रहा है? इतिहास को याद रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। हमारे यहाँ पर इतिहास में सारी चीज़ें ही अच्छी थी, आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित, चाहे वो रहन सहन से संबंधित, चाहे वो खान पान से संबंधित। अभी कल परसों एक प्रश्न पूछा था ना महाराज जी ने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, उसमें भी बात याद आई कि महाराज जी पहले के इंसान घर में खाते थे और लोटा लेके बाहर जाते थे। अब वो बाहर खा के आता है और घर में मचाता है। बोलो है या नहीं है? ये सारा ही का सारा चेंज हो गया। पहले बाहर नहीं खाता था, क्यों? क्योंकि कहते थे कि माँ की रोटी, माँ के हाथ की रोटी अमृत के बराबर, बीबी के हाथ की, पत्नी के हाथ की रोटी शक्कर के बराबर, और आपके नौकरानी के हाथ की रोटी, बोलो ना, कोई खाना पसंद करता था, लेकिन अब वही आपको पसंद है। नौकरानी से भी गई भी थी, नौकरानी का तो फिर भी मालूम है आपको कि ये छुट्टी पे बैठी हुई है नहीं है। आप जो डब्बे के अंदर लेके आ रहे हो, वो तो आपको ये भी नहीं मालूम कि ये एमसी पीरियड में थी या कौन से पीरियड में थी, पता नहीं। अब आपकी क्या मानसिकता होगी? बोलो, क्या घर की शुद्धि बच रही है? कुलाचार का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। खान पान बिल्कुल जा चुका है। और शिक्षा की तो बात ही मत पूछो। शिक्षा के अंदर में संस्कार चले गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वो ही संस्कारित नहीं रह पा रहे। हमारे अंदर में तो वह शिक्षा थी। अभी आप लोगों के भोपाल वालों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत अच्छा यानी उपक्रम कल आप लोगों ने लॉन्चिंग भी किया, और आप लोगों ने देखा कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम, इसकी स्थापना भोपाल से शुरुआत हो चुकी है, और अन्य क्षेत्रों में भी अब यह स्थापना होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं रह पाते हैं। क्योंकि आचार्य श्री जी ने कहा, विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं।
क्योंकि हम ढोर हैं। बोलो, ये गुरुजी ने हाइकू दे दिया। क्या हम सब ढोर हैं? नहीं। आजादी के 77 वर्ष बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब ये बात कहते हैं तो आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आंखों में या हम जैसे मुनिराज की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहते हैं कि आजादी के इन 77 वर्षों में हमने साक्षरता अभियान के नाम पर पढ़े लिखे नौजवानों की फौज पैदा कर दी, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए। बोलो, नागरिक नहीं बना पाए। नागरिक कब बना पाएंगे? जब हम शिक्षा का सही उद्देश्य से समझेंगे। आज केवल मात्र शिक्षा का उद्देश्य नोट कमाना हो गया, बाबू बनाना हो गया, और कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। क्या यही हमारा इतिहास था? बोलो, हमारे इतिहास में कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उस इतिहास में 8वीं पास भी अच्छे अच्छे को पढ़ा देता था। लाइन लगकर नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते थे, वहां पर प्रवेश होता था। लेकिन आज सब विदेश की ओर भाग रहे हैं, जिस शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ ही नहीं है। आप देख लीजिए, वो कुछ भी आत्मा परमात्मा की तो बात ही नहीं करते, वहां पर कुछ है ही नहीं। तो फिर क्यों उसके पीछे आप अपने बेटा बेटी को वहां पर भेज रहे हैं? क्यों उसके पीछे हम पागल हो रहे हैं? विज्ञान हमको भटकाता है, इतिहास हमको लौटाता है। हम विज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, इतिहास की ओर देख नहीं रहे। यही गुरुदेव के वचन थे। तो मैं कह रहा था कि 4 बातें अपन फिर महाराज श्री जी को सुनेंगे। आज की जो 4 बातें हैं, जो हमको हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो, इतिहास की ओर लौटाने वाली होगी और आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लाने वाली होगी। आज तो हंसने के लिए भी लाफिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। क्या खुल रहे हैं? हंसी गायब हो गई। अरे ये मनुष्य का एक गुण है, थोड़ा तो मुस्कुराओ। आप देखो, हंसी कोई जानवर के उसके ऊपर मुंह चेहरे पे नहीं, ये आप लोगों के चेहरों पे होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी अब हंसाना पड़ता है। सुबह सुबह हम देख रहे थे, इधर से आवाज़ आ रही थी बाजू से, जब क्लास चल रही थी तो वहाँ पर योगा कर रहे थे, योगा के माध्यम से हंस रहे थे। ठीक है, किसी माध्यम से तो हंसो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हंसे, अंदर की मसाज भी हो जाती है। और बहुत इसके गुण हैं चेहरे की। ये जो कम समय में झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, ये फेयर एंड लवली से दूर नहीं होगी, ये हंसने से होगी। हंसने के माध्यम से विज्ञान भी कहता है कि हमारे चेहरे पर जो हार्मोन्स जो हैं, अनेक ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती है, और फिर आप बुढ़ापे में भी जवान बने रहेंगे। ठीक है ना? क्रीम लगा लगा के कोई जवान नहीं बन सकता है। यदि आप समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए आप इन 4 सी को याद रखना। ये 4 सी याद रह जाएंगे तो आपका अपना जीवन निश्चित रूप से खुद का भी हंसेगा और अन्य जो आपके संपर्क में आएंगे वो भी हंसेंगे। पहला है स्टॉप कटिंग। कटिंग करना दूर करो, उसको रोक दो। अभी तो हम हर बात की कटिंग करते हैं। कटिंग जहां पर होगी वहां पर खुद भी आप बर्बाद हो जाएंगे और दूसरे भी। आप दूसरे के पूरक और प्रेरक बने, कटिंग करना छोड़ो। आज तो मंदिरों में भी क्या होता है, मंदिरों में भी राजनीति हो गई। और ये अध्यक्ष ने बोल दिया, इस अध्यक्ष ने बोला, बात अच्छी है, लेकिन इस अध्यक्ष ने बोला इसलिए हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर यही बात वो खुद बोलता तो उसकी सपोर्ट हो जाते। तो क्या यहाँ पर राजनीति थोड़ी करने के लिए आप भगवान के यहाँ पे आए हो? यहाँ तो पूजा अभिषेक आदि के लिए आप
व्यवस्था बना दो, मुनि महाराज जी आ जाएं तो अच्छे से अच्छी बढ़िया व्यवस्था बना दे, आने जाने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था बन जाए, इसके लिए अध्यक्ष अपन हुए हैं। बाकी और अन्य आपके लिए कोई राजनीति। कहते हैं महाराज श्री जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, सुवाक्य, जो लिख लो कि जब जब धर्म में राजनीति का समावेश हुआ तब तब महाभारत मची है, और जब जब राजनीति में धर्म का समावेश हुआ तब तब रामायण की रचना हुई है, तब तब रामायण की रचना हुई। हमें रामायण की ओर जाना है, महाभारत की ओर नहीं। कठिन करना बंद करो। कठिन किया था दुर्योधन, और वही हमेशा शकुनी कठिन करने का ही काम करते थे। कर्ण कठिन करते थे, और वहाँ पर युधिष्ठिर और पांचों पांडव श्री कृष्ण जोड़ने का काम करते थे, तो वहाँ पर कभी भी आगे बढ़ते। रामायण की रचना हुई। फिर स्टॉप कैलकुलेटिव, आप कैलकुलेटिव नेचर से बचें। आज हर चीज में बुद्धि का इस्तेमाल होता है। पिताजी ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों, अरे तो भैया इसको स्टॉप तो करो। हर चीज में हम गुणा भाग लगाने लग जाते हैं। सुनील 501 से मुझे इतना मिल रहा है तो मैं इतना रिटर्न दे सकता हूं, नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। बुद्धि से व्यापार चल सकता है, घर परिवार नहीं। घर परिवार तो भावनाओं से चलेगा। आप भावनाओं को अपने घर परिवार में लेके आ जाओ और बुद्धि को ताट में रख दो। हंसे और हंसाएंगे और आपके अंदर में शांति का स्थापना हो जाएगी। तो स्टॉप कटिंग, स्टॉप कैलकुलेटिव और स्टॉप कंप्लेन। शिकायतों से बाज आ जाएं। आज हर चीज में शिकायत करने लग जाते हैं। 56 भोट खिला दो, लास्ट में जब वो बाहर निकलेगा ना पार्टी के आपके, क्यों तो क्या बोले, अरे क्या दिनेश जी ने पार्टी दी, दाल तो बिल्कुल ही पतली थी। अब बोलो वो जो इतने आइटम बनाए थे उनका क्या हुआ। स्टॉप कंप्लेन। कंप्लेन, हर आदमी कंप्लेन करता है कि नहीं करता है। बोलो आपको इतना अच्छा शरीर मिला है लेकिन फिर भी आके महाराज जी क्या करें, घुटनों में दर्द है, क्या करें महाराज जी आज चावल खा लिए तो पेट में दर्द है। तो ये क्या, इसी के लिए आपको शरीर मिला है क्या? ये शरीर जो मिला था उसका उपयोग क्या किया आपने? केवल शिकायतों से जीने के लिए। आपके पास में हर चीज सबसे अच्छी है, लेकिन ये शिकायत का जो गुण है ना वो बड़ा बर्बाद है, खराब कर देता है। शिकायत हमें नीचे की ओर ले जाती है। हमारे पास में घोड़े जैसा हॉर्स पावर नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास में तितली जैसे उड़ने की शक्ति नहीं है, वैसा रंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबसे महान हैं क्योंकि हमारे पास में घोड़े को भी कंट्रोल करने की शक्ति है, हाथी पर भी अंकुश लगाने की शक्ति है, तितली से भी ऊंचे उड़ने की शक्ति है। लेकिन ये शिकायत है ना, ये हम सबसे नीचे निकृष्ट कर देती है। इसलिए स्टॉप कंप्लेन। पहला बताया, रिपीट कर लो, नहीं तो अपन तो विस्मरण शक्ति तो अपनी बहुत तेज है। बोलो अध्यक्ष जी, स्टॉप कटिंग, वेरी गुड। दूसरा स्टॉप कैलकुलेटिव, तीसरा स्टॉप कंप्लेन, और चौथा है स्टॉप कंपेयर। हमें कंपेयर से बचें। हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, इसी में ही अपने आप को। उसका आपके पास 3 मंजिल मकान है लेकिन उसका सुख नहीं भोगेंगे, वो 4 मंजिल वाला है ना, वो गड़बड़ है। आपके पास में अच्छी गाड़ी है लेकिन उसके पास में उसके पास 2 गाड़ी है। तो आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ पाएगी, और अपने आप को देखेंगे तो आप हमेशा हंसते रहेंगे। बस हम अपने आप को देखें, दूसरों को देखना छोड़ दें। इन 4 सी को याद रख लें तो निश्चित रूप से हमारे चेहरे पर भी वह हैप्पीनेस आ सकती है, वह खुशी आ सकती है। गरीबी में भी आनंद का जीवन जी सकते हैं। फिर हम किसी दूसरे को देखेंगे ही नहीं, अपने आप पर विश्वास करेंगे। तो हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो ऐसा इतिहास रचाओ कि देखने वाले भी देखते रह जाएं। क्या जोड़ा है,
उनको देखते हैं तो हमेशा हंसते ही रहते हैं। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, वो सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि एक बार नए नए दंपति एक फ्लैट में आए और उस फ्लैट से हमेशा हंसने की आवाज़ आती थी, कभी लड़ाई की आवाज़ नहीं आती थी। तो लोगों ने सोचा इनके घर से हमेशा हंसने की आवाज़ आती है, ये भी एक पेट में दर्द हो जाता है। लोगों को लड़ाने में भिड़ाने में बड़ा मजा आता है, नारकगिरी करने में बड़ा मजा आता है। बोले आपके हमेशा हंसने की आवाज़ आती है? बोले हाँ मेरी पत्नी बहुत गुस्सेल है। अरे गुस्सेल है तो फिर तो गुस्से की लड़ाई की आवाज़ आनी चाहिए। बोले नहीं, हंसने की आवाज़ इसलिए आती है कि वो पत्नी है ना, वो गुस्से में घर भर के जो भी सामान होता है उठा के मेरे ऊपर फेंकती है और उसका निशाना लग जाती है तो वो हंसती है, और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। बस निशाना लगे या निशाना चूके, हमको तो हंसते रहना है। हंसे हंसाओ, हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं इतिहास हो। इसी भावना के साथ में हम इतिहास की रचना करें, हंसने के माध्यम से भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की,